नमस्कार दोस्तों, कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे प्रेरणादायक किताबों के रिव्यू और दिलचस्प कहानियां। मैं हूं रोहन और आज हम एक और अद्भुत किताब में गहरी सोच और सीख हासिल करेंगे। अगर आप व्यक्तिगत विकास और सीखने के बारे में जुनूनी हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द लर्निंग मशीन। इस पहले चैप्टर में स्टैनिस्लास देहाइने ये समझाते हैं कि इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे एडवांस्ड लर्निंग मशीन है, जो किसी भी कंप्यूटर या एआई से ज्यादा इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल है। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, उसका ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो लैंग्वेज की आवाजों को पहचानता है, लोगों के चेहरे को ऑब्जर्व करता है और इमोशंस तक को समझने लगता है। ये सब किसी भी फॉर्मल एजुकेशन के बिना होता है। आवर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल लर्निंग मशीन इन नेचर। ओथा बताते हैं कि लर्निंग हमारे ब्रेन के अंदर एक एक्टिव प्रोसेस है। हम जब कुछ नया ट्राई करते हैं तो दिमाग सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, पैटर्न्स पहचानता है और पहले से मौजूद नॉलेज से उसे कंपेयर करता है। फिर अगर कोई मिसमैच होता है यानी गलती, तो वही ब्रेन को अलर्ट करता है कि अब उसे कुछ नया सीखना है। इसे ही एरर ड्रिवन लर्निंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने पहली बार किसी रेस्टोरेंट में चॉपस्टिक से नूडल्स खाने की कोशिश की। आप शुरुआत में ऑकवर्ड फील करेंगे, नूडल्स गिरेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार ट्राई करेंगे, आपका ब्रेन उस प्रोसेस को रिफाइन करता जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको चॉपस्टिक्स चलाना नेचुरल लगने लगेगा। यही ब्रेन की पावर है, प्रैक्टिस से परफेक्शन लाना। देहाइने ये भी बताते हैं कि लर्निंग पैसिव चीज नहीं है। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ याद नहीं होता जब तक हम एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब है कि क्यूरियोसिटी, अटेंशन और रेगुलर फीडबैक से लर्निंग ज्यादा तेजी से होती है। इसके अलावा ब्रेन की एक खास क्वालिटी है, प्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि ब्रेन हमेशा अपने कनेक्शंस को बदल सकता है। चाहे हम कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्रेन में फिजिकल बदलाव होते हैं। इसलिए यह मिथ है कि बड़े होने के बाद लोग नहीं सीख सकते। देहाइने साफ कहते हैं, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। हमारा मस्तिष्क एक सेल्फ अपडेटिंग, प्रेडिक्शन बेस्ड मशीन है, जो हर फीडबैक, हर गलती और हर प्रैक्टिस से खुद को बेहतर बनाता है। हमें सिर्फ क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। चैप्टर 2, दी 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। स्टैनिस्लास देहाइने इस चैप्टर में बताते हैं कि लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए 4 पिलर्स होते हैं: अटेंशन, एक्टिव एंगेजमेंट, एरर फीडबैक और कंसोलिडेशन। इन चारों का सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही हम सही तरीके से सीख सकते हैं और अपनी लर्निंग प्रोसेस को एफिशिएंट बना सकते हैं। सबसे पहले अटेंशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अगर हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो ब्रेन उस चीज को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकता। देहाइने बताते हैं कि हमारा ब्रेन सिर्फ वही चीज एब्जॉर्ब करता है जिस पर हमारा ध्यान पूरी तरह से होता है। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड है या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ब्रेन सही तरीके से सीख नहीं पाता। उदाहरण के लिए, जब हम किसी लेक्चर में होते हैं और ध्यान कहीं और होता है तो हम उस लेक्चर से कुछ भी नहीं सीख पाते। लेकिन जब हम फुली एंगेज्ड होते हैं तब हम उस जानकारी को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लर्निंग रेस्ट्स ऑन 4 पिलर्स: अटेंशन, एक्टिव एंगेजमेंट, एरर फीडबैक एंड कंसोलिडेशन। इसके बाद आता है एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि हमें सिर्फ पैसिवली इंफॉर्मेशन सुनने या पढ़ने से ज्यादा खुद को एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व करना होता है। जब हम किसी चीज को समझने के लिए एक्टिवली प्रयास करते हैं, सवाल पूछते हैं या खुद से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वही नॉलेज हमारे ब्रेन में ज्यादा मजबूत तरीके से बैठ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी दोस्त को समझाते हैं कि कोई नई चीज कैसे काम करती है, तो खुद भी बेहतर समझ पाते हैं और वो नॉलेज दिमाग में गहरी बन जाती है। इसके बाद आता है एरर फीडबैक। गलतियां सीखने का सबसे अहम हिस्सा है। जब हम कुछ गलत करते हैं और उस पर फीडबैक मिलता है, तो वही गलती हमें सही दिशा में सुधार करने के लिए मोटिवेट करती है। हमारा ब्रेन गलती से बहुत कुछ सीखता है। देहाइने बताते हैं कि गलती करते वक्त ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि क्या सही था और क्या गलत। अगर हम अपने मिस्टेक्स को समझते हैं
और सुधारते हैं तो हम और जल्दी सीख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय गलत कैलकुलेशन करते हैं तो वो गलती आपकी फ्यूचर कैलकुलेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करती है। अंत में कंसोलिडेशन है, जो तब होता है जब हमारा ब्रेन नई जानकारी को सॉलिडिफाई करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। और ये तब होता है जब हम ठीक से सोते हैं। नींद के दौरान ब्रेन उन सारी जानकारी को प्रोसेस करता है और उसे मजबूत करता है। देहायने का कहना है कि बिना नींद के हम जो कुछ भी सीखते हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, आपने दिन भर कुछ नया सीखा, लेकिन अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो वो जानकारी अगले दिन फजी हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो वही जानकारी ब्रेन में सॉलिडिफाई हो जाती है। स्लीप इज नॉट अ पैसिव स्टेट, इट्स व्हेन द ब्रेन स्ट्रेंथन्स लर्निंग। देहायने इन 4 पिलर्स की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए ये भी बताते हैं कि अगर हम इनका सही तरीके से पालन करें तो हम किसी भी चीज को जल्दी और प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं, एक्टिवली एंगेज होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और नींद के जरिए इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते हैं, तब हमारी लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाती है और हम कोई भी स्किल जल्द सीख सकते हैं। चैप्टर 3, द ब्रेन्स लर्निंग एल्गोरिदम्स। इस चैप्टर में स्टैनिस्लास देहायने बताते हैं कि हमारा दिमाग सीखने के लिए कुछ खास एल्गोरिदम्स का पालन करता है जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा ब्रेन उसी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए अपने इंटरनल सिस्टम्स का यूज करता है, जैसे एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स को रन करता है। लेकिन ये एल्गोरिदम्स इतनी सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि हम अक्सर बिना किसी एफर्ट के उनका इस्तेमाल करते हैं। देहायने का कहना है कि लर्निंग किसी भी नए स्किल या नॉलेज के दौरान दिमाग लगातार प्रेडिक्शन करता रहता है। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो ब्रेन पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पर अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो ब्रेन पहले से सीखी हुई लैंग्वेजेस के पैटर्न्स का यूज करके गेस करता है कि ये शब्द किस तरह से वर्क करेगा। अगर प्रेडिक्शन सही होता है तो ब्रेन खुश हो जाता है और वही लर्निंग प्रोसेस को रीइंफोर्स करता है। लेकिन अगर प्रेडिक्शन गलत होता है तो ब्रेन करेक्शन करने के लिए अलर्ट हो जाता है और यही लर्निंग का असली हिस्सा होता है। द ब्रेन कॉन्स्टेंटली मेक्स प्रेडिक्शंस एंड अपडेट्स इट्स मॉडल्स बेस्ड ऑन फीडबैक। देहायने इसे प्रेडिक्शन एरर कहते हैं। जब हम गलत अनुमान लगाते हैं तो ब्रेन इमीडिएटली फीडबैक प्राप्त करता है और उस पर करेक्टिव एक्शन लेता है। यह सही प्रेडिक्शन करने के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं और पहले दिन कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो अगले दिन आपकी कोशिशें सही होती है, क्योंकि ब्रेन उन एरर से सीख चुका होता है। इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देहायने बताते हैं कि ब्रेन सीखने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम्स का यूज करता है। जब हम कुछ सही करते हैं तो ब्रेन हमें रिवॉर्ड देता है, जैसे डोपामाइन रिलीज करता है और इसे दोहराने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यही कारण है कि जब हम किसी टास्क में सक्सेस हासिल करते हैं तो हमें उस प्रोसेस को फिर से करने की इच्छा होती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गेम में जीतते हैं तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है और आप अगली बार और बेहतर करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। यही तरीका है जिससे ब्रेन न सिर्फ लर्न करता है बल्कि उसे बार बार करने के लिए भी प्रेरित होता है। इस चैप्टर में देहायने ये भी बताते हैं कि ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। जैसे जैसे हम नए कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को सीखते जाते हैं, ब्रेन पैटर्न्स को पहचानने लगता है। यह प्रोसेस बेहद तेज है। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो ब्रेन उसे एक पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है और फिर आपको उस टास्क को आसानी से करना आता है। यही कारण है कि जब आप गिटार या पियानो सीखते हैं तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेन पैटर्न्स पहचानने लगता है, लर्निंग प्रोसेस सरल हो जाता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस लूप ऑफ प्रेडिक्शन, एरर एंड करेक्शन। देहायने का कहना है कि लर्निंग एक लूप है जिसमें प्रेडिक्शन, एरर और करेक्शन का कांस्टेंट प्रोसेस चलता रहता है। ये लूप हमें धीरे धीरे स्मार्टर बनाता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, ब्रेन उस नॉलेज को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में इंटीग्रेट करता है, जिससे हम अगले बार और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यही रीजन है कि जो लोग बार बार अपनी मिस्टेक से सीखते हैं वे और भी ज्यादा जल्दी सीखते हैं। देहायने के मुताबिक ये लर्निंग एल्गोरिदम्स ब्रेन को सीखने के लिए बहुत इफेक्टिव टूल्स देते हैं और जितना ज्यादा हम इन एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं उतना ज्यादा हम सीखने में सक्षम होते हैं। चैप्टर 4, व्हाट इज कॉन्शियसनेस?
इस चैप्टर में स्टैनिस्लास देहाइने हमें कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता के बारे में बताते हैं और ये कैसे लर्निंग से जुड़ी हुई है। देहाइने के मुताबिक कॉन्शियसनेस केवल वो स्थिति नहीं है जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, बल्कि ये हमारी सोच, समझ और लर्निंग के लिए एक फंडामेंटल हिस्सा है। ये हमारे ब्रेन के सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल प्रोसेसेस में से एक है। देहाइने के अनुसार कॉन्शियसनेस का मुख्य काम है हमारे दिमाग को उन सभी इंपॉर्टेंट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाना जो हमें सीखने के लिए चाहिए। जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं तो हमारा ब्रेन सबसे पहले उसे कॉन्शियसली प्रोसेस करता है। यह मतलब है कि जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कॉन्शियस एफर्ट से टैकल करते हैं, न कि बस स्वचालित रूप से। उदाहरण के लिए, जब हम मैथ के सवालों को सॉल्व करते हैं तो हम पहले उनका हल सोचते हैं और तब जाकर जवाब पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया में कॉन्शियस अवेयरनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। कॉन्शियसनेस अलाउज अस टू फोकस अ ब्रेन्स लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन द टास्क एट हैंड। देहाइने बताते हैं कि हमारे ब्रेन में एक ग्लोबल वर्क स्पेस होता है जहां जानकारी का एक्सचेंज होता है। जब हम जागरूक होते हैं तो ये ग्लोबल वर्क स्पेस एक्टिव होता है और ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में कम्युनिकेशन होता है। ये जानकारी को प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए एक जगह देती है जिससे हम उसे सीखने के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली सीखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन इस वर्क स्पेस में आती है और फिर ब्रेन उसे सीखने और याद रखने के लिए मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज की वर्ड्स और ग्रामर के बारे में आपकी पूरी ध्यान केंद्रित होती है। ये कॉन्शियस प्रोसेसिंग ही है जो आपके लर्निंग प्रोसेस को तेज और प्रभावी बनाता है। देहाइने का कहना है कि कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप लर्निंग के साथ बहुत गहरा है। जब हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो हम पहले उसे कॉन्शियसली समझते हैं और फिर धीरे धीरे वो नॉलेज हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। यही कारण है कि शुरुआत में हम किसी भी न्यू स्किल को सीखने में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उसे कॉन्शियसली प्रोसेस करता है। लेकिन जैसे ही हम उस स्किल में प्रोफिशिएंट होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम बिना किसी एफर्ट के उसे आसानी से कर सकते हैं। इस चैप्टर में देहाइने ये भी बताते हैं कि कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें ब्रेन के न्यूरल मैकेनिज्म्स को समझना जरूरी है। जब हम किसी चीज को एक्टिवली सोचते हैं तो ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज एक्टिवेट होते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल कॉर्टेक्स। ये एरियाज हमारी अटेंशन और फोकस को कंट्रोल करते हैं और इसी कारण से हम किसी टास्क पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। देहाइने का कहना है कि कॉन्शियसनेस और लर्निंग का कनेक्शन इतना ज्यादा मजबूत है कि जब हमारा ब्रेन कॉन्शियस अवेयरनेस में होता है तो हम किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है तो लर्निंग में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर हम किसी चीज को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो यह संभव है कि हमारी अटेंशन कहीं और हो। कॉन्शियसनेस इज द ब्रेन्स मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट टास्क्स एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन देम। इस चैप्टर के अंत में देहाइने ये बताते हैं कि लर्निंग के लिए कॉन्शियसनेस की एक बहुत अहम भूमिका होती है। जब तक हम किसी चीज को कॉन्शियसली समझ नहीं लेते तब तक वो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से नहीं बैठ सकती और यही कारण है कि हमारी डेली लर्निंग एक्टिविटीज और स्टडी सेशंस में हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से एंगेज रखना पड़ता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके। चैप्टर 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप इन लर्निंग। इस चैप्टर में स्टैनिस्लास देहाइने बताते हैं कि नींद हमारे लर्निंग प्रोसेस का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें लगता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग आराम करता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन देहाइने के मुताबिक नींद के दौरान हमारे ब्रेन में लर्निंग और मेमोरी कंसोलिडेशन का सबसे अहम काम होता है। सोने से हमारा ब्रेन नई सीखी हुई जानकारी को करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। देहाइने का कहना है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो जानकारी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए हमें नींद की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन उन सभी जानकारी को रीऑर्गेनाइज करता है और उन्हें ऐसे पैटर्न्स में ढालता है जिससे हम उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकें। उदाहरण के लिए, जब आप रात को पढ़ाई करके सोते हैं तो अगली सुबह आपको वही इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लैरिटी के साथ याद आती है क्योंकि आपकी नींद ने उसे मजबूत किया है। स्लीप इज द की टू ट्रांसफॉर्मिंग शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। देहाइने ये भी बताते हैं कि नींद के दौरान
ब्रेन केवल इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट नहीं करता, बल्कि वह उसी दौरान लर्निंग लूप्स को एक्टिवेट करता है जो पहले दिन के लर्निंग एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। यह प्रक्रिया ब्रेन को उन चीजों को दोबारा से एक्सप्लोर करने और उन्हें और बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन उन एक्सपीरियंसेस को इंटरनलाइज करता है और हमें अगले दिन ज्यादा सही तरीके से काम करने के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी डिफिकल्ट टास्क को पूरा करते हैं और फिर सोते हैं तो अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि आपकी नींद ने उस टास्क से जुड़ी जानकारियों को ब्रेन में सहेजा है। ध्यान के अनुसार नींद का हमारे लर्निंग पर इतना गहरा प्रभाव होता है कि स्लीप डेप्रिवेशन, नींद की कमी, लर्निंग प्रोसेस को बहुत हद तक कमजोर कर सकती है। जब हम ठीक से सोते नहीं तो हमारी ब्रेन फंक्शन और मेमोरी कंसोलिडेशन पर असर पड़ता है। हम नई जानकारी को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और पिछली जानकारी भी हमें मुश्किल से याद आती है। जैसे यदि आपने किसी दिन देर तक पढ़ाई की और कम सोए तो अगले दिन आपकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है। देहायने का कहना है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत अहम है। सिर्फ 8 घंटे सोना ही काफी नहीं होता। अगर नींद का स्तर अच्छा नहीं है तो ब्रेन को वही फायदा नहीं मिलता। अच्छी नींद का मतलब है गहरी नींद, जिसमें ब्रेन पूरी तरह से रेस्ट होता है और तब सीखने की प्रोसेस सबसे अच्छी होती है। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज एज इंपॉर्टेंट एज क्वांटिटी फॉर द ब्रेन्स लर्निंग प्रोसेस। इस चैप्टर में देहायने ये भी बताते हैं कि नींद न केवल हमारे मेमोरी को कंसोलिडेट करती है, बल्कि ये हमें क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करती है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन उन सब जानकारी को एक नए तरीके से जोड़ता है और हमें नए आइडियाज और सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जैसे अगर आप किसी पजल को हल नहीं कर पा रहे थे और फिर सोने गए, तो हो सकता है कि अगले दिन सुबह आपको उस पजल का हल तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपकी नींद ने ब्रेन को सही तरीके से रीप्रोसेस करने का मौका दिया है। देहायने का कहना है कि नींद के बिना हमारा ब्रेन इफेक्टिवली सीखने की स्थिति में नहीं होता। सही नींद हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाती है और हमारे लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंप्रूव करती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लर्निंग तेज हो और हमारी नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग बने, तो हमें अपनी नींद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 6, द रोल ऑफ इमोशंस इन लर्निंग। इस चैप्टर में स्टैनिस्लास देहायने हमें बताते हैं कि हमारी इमोशंस का लर्निंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देहायने के अनुसार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस नहीं करता, बल्कि हमारी भावनाएं भी उस जानकारी को सीखने और याद रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो बताते हैं कि इमोशंस हमारे ब्रेन को उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमें बहुत महत्वपूर्ण या दिलचस्प लगती है। देहायने का कहना है कि इमोशंस हमारे दिमाग के लर्निंग सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं। जब हम किसी चीज को इमोशनल रूप से महसूस करते हैं तो हमारा ब्रेन उस जानकारी को ज्यादा आसानी से याद रखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस हमारे मेमोरी सिस्टम्स को मजबूत कर देती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज को बहुत खुशी या गुस्से के साथ सीखते हैं तो हम उसे ज्यादा देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन के उन पलों को कभी नहीं भूल पाते जब हमने खुश या दुखी महसूस किया था। इमोशंस एनहांस लर्निंग बाय प्रायोरिटाइजिंग सर्टेन मेमोरीज। देहायने बताते हैं कि जब हम भावनात्मक रूप से किसी चीज से जुड़ते हैं तो ब्रेन का अमेगदला नामक हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है और वो लर्निंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारी इमोशंस इंटेंस होती हैं तो अमेगदला ब्रेन के बाकी हिस्सों से जुड़कर इंफॉर्मेशन को और बेहतर तरीके से स्टोर करता है। इसलिए जब हम इमोशनल एक्सपीरियंसेस का सामना करते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी और लर्निंग दोनों ही इंटेंसिफाई हो जाती है। देहायने का कहना है कि लर्निंग को और भी प्रभावी बनाने के लिए हमें इमोशनल एंगेजमेंट की आवश्यकता होती है। जब हम किसी टास्क को सिर्फ मैकेनिकल तरीके से करते हैं तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और वो आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उस टास्क से इमोशनली जुड़ते हैं तो वो हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में स्टे कर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लेसन को बिना दिलचस्पी के पढ़ते हैं तो वो जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप उस लेसन से जुड़ी कोई इमोशन या पर्सनल कनेक्शन बना लेते हैं तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। देहायने ये भी बताते हैं कि इमोशंस मोटिवेशन और अटेंशन को भी बढ़ाती है, जो लर्निंग के 2 सबसे अहम तत्व है। जब हम किसी चीज को लेकर उत्साहित या प्रेरित होते हैं
तो हम उसे सीखने के लिए ज्यादा समय और ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी टॉपिक को लेकर पैशनेट होते हैं तो हम उसे जल्दी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं और वो स्किल आपकी पसंदीदा हॉबी से जुड़ी होती है, तो आप उसे और बेहतर तरीके से और जल्दी सीख सकते हैं। मोटिवेशन ड्रिवन बाय इमोशंस इज द फ्यूल फॉर लर्निंग। देहायने का कहना है कि इमोशंस लर्निंग में फीडबैक लूप का काम करते हैं। जब हम किसी टास्क को इमोशनल रूप से कनेक्ट करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन पॉजिटिव फीडबैक प्राप्त करता है, जिससे हमारा इंटरेस्ट और एंगेजमेंट बढ़ता है। ये लर्निंग को और मजबूत करता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल बनाता है। देहायने के मुताबिक इमोशंस न केवल हमारे मेमोरी को एनहांस करते हैं, बल्कि वे हमें डिसीजन मेकिंग में भी मदद करते हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारी इमोशंस हमें सही विकल्प चुनने में मदद करती है। यह प्रोसेस डिसीजन मेकिंग को ज्यादा एफिशिएंट और क्विक बनाता है। जब हमारी इमोशंस उस नॉलेज से जुड़ी होती है, तो हम उसे जल्दी और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंत में देहायने ये बताते हैं कि इमोशंस और लर्निंग का आपसी संबंध इतना गहरा है कि अगर हम अपनी इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम सीख रहे होते हैं, तो सिर्फ हमारी सोच ही नहीं, बल्कि हमारी फीलिंग्स भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। चैप्टर 7 द पावर ऑफ प्रैक्टिस। इस अंतिम चैप्टर में स्टैनिस्लास देहायने हमें बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में प्रैक्टिस का एक अहम रोल है। देहायने का कहना है कि बिना लगातार अभ्यास के हम किसी भी स्किल को मास्टर नहीं कर सकते। जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, तो शुरुआत में वो बहुत कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ और लगातार अभ्यास से हमारी ब्रेन की एबिलिटी इंप्रूव होती है और हम उस स्किल में प्रोफिशिएंट बन जाते हैं। देहायने इस चैप्टर में बताते हैं कि क्यों प्रैक्टिस इतनी जरूरी है और कैसे ये हमारी लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। देहायने का मानना है कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करता है, यानी कि ब्रेन अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शन को लगातार बदलता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। जब हम किसी टास्क को बार बार करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज उस स्किल या नॉलेज से जुड़ी होती है और इससे हमारी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। उदाहरण के लिए, जब आप गिटार सीखने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में आपकी फिंगर्स सही से नहीं चलती, लेकिन धीरे धीरे और प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स उस फ्रेटबोर्ड पर सहज हो जाती है, क्योंकि आपके ब्रेन ने उन मूवमेंट्स को मेमोराइज कर लिया है। प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्म्स रॉ स्किल इनटू ऑटोमेटिक एक्सपर्टीज। देहायने बताते हैं कि प्रैक्टिस का असर तब सबसे ज्यादा होता है जब वो डेलिबरेट प्रैक्टिस होता है, यानी कि जब हम जानबूझकर अपनी वीकनेसेस पर काम करते हैं। जब हम केवल बेसिक टास्क करते हैं, तो हमारे ब्रेन को उतना फायदा नहीं होता जितना कि जब हम अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी वीकनेस पर फोकस करते हैं, जैसे कि गिटार पर एक कठिन कॉर्ड या मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो आपका ब्रेन उस चीज को सीखने में ज्यादा एफर्ट लगाता है और उसे बेटर तरीके से एब्जॉर्ब करता है। देहायने ये भी कहते हैं कि फीडबैक और करेक्शन के बिना प्रैक्टिस का कोई असर नहीं होता। जब हम कुछ सीखते हैं, तो हमें यह जानने की जरूरत होती है कि हम कहां गलत हो रहे हैं और कहां सुधार कर सकते हैं। यही फीडबैक हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फीडबैक नहीं मिलता, तो आपका लर्निंग प्रोसेस धीमा हो सकता है। इसलिए सही फीडबैक और सेल्फ करेक्शन का होना जरूरी है। देहायने का कहना है कि प्रैक्टिस केवल फिजिकल स्किल्स के लिए नहीं, बल्कि मेंटल स्किल्स के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें अपनी माइंड को फिट रखने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह मानसिक अभ्यास हमारी सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को इंप्रूव करता है। देहायने ये भी बताते हैं कि लर्निंग को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस यानी स्पेस्ड रेपिटेशन के जरिए भी और बेहतर बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब आप सीख रहे होते हैं, तो आपको एक ही समय में सारी जानकारी नहीं सीखनी चाहिए। इसके बजाय आप उस जानकारी को समय समय पर अभ्यास करके और अच्छे से समझकर सीख सकते हैं। यह ब्रेन को टाइम देता है ताकि वो जानकारी को सही तरीके से कंसोलिडेट कर सके और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जमा कर सके। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर योर ब्रेन बिकम्स एफिशिएंट एट परफॉर्मिंग टास्क्स। देहायने के अनुसार प्रैक्टिस और एफर्ट से जुड़ी एक अहम बात यह है
कि हर व्यक्ति का लर्निंग कर्व अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सीख सकते हैं, जबकि कुछ को ज्यादा टाइम और एफर्ट लगती है। लेकिन अंततः जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं वे अंत में उस स्किल में एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। यही कारण है कि देहायने एम्फसाइज करते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा राज है परसिस्टेंस। जो स्किल्स हमें इनिशियली मुश्किल लगती है उन्हें लगातार अभ्यास से हम आसान बना सकते हैं। इस चैप्टर में देहायने हमें यह सिखाते हैं कि सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज चाहते हैं तो हमें लगातार मेहनत और प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा ब्रेन उस टास्क में एफिशिएंट और ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही लर्निंग का असली तरीका है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग। आज कोर ऑफ बुक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पर यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का अपडेट पा सके। मैं हूं रोहन, अब अनुमति चाहूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।